दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। कथित शराब घोटाले के मामले में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। आज यानी कि 27 मार्च को केजरीवाल की तरफ से वकील दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे थे। आज इस मामले पर सुनवाई हुई। वो अपनी दो मुख्य डिमांड लेकर पहुंचे थे। पहली डिमांड थी कि जो केजरीवाल का अरेस्ट है वो उसको इलीगल बता रहे थे, और दूसरा उनको राहत के लिए, मतलब बेल के लिए जो अपील लेकर वो दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे थे। आज इस मामले पर करीब 6 घंटे तक सुनवाई चली। सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ, केजरीवाल की तरफ से जो वकील पेश हुए थे उन्होंने कई बड़े पॉइंट्स कोर्ट के सामने रेज किए। कई पुराने जजमेंट्स को वहां पर रेफर किया गया और कोर्ट ने अंततः क्या फैसला सुनाया, इस सब पर हम विस्तार से बात करेंगे मेरे साथी अभिनव पांडे से, जो दिन भर इस खबर पर नजर बनाए हुए थे। कोर्ट की हियरिंग को वो लगातार देख रहे थे, फॉलो कर रहे थे। अभिनव, क्या पॉइंट्स रखे गए आज केजरीवाल की तरफ से और कोर्ट में क्या क्या हुआ? आज कोर्ट पहुंचने का पहले पीछे का वजह को समझना होगा। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया और ईडी ने जो रिमांड ली, वो रिमांड कल यानी 28 मार्च को ख़त्म हो रही है। वो सुनवाई हो रही है राउज़ एवेन्यू कोर्ट में, जो पीएमएलए की स्पेशल कोर्ट है। यहाँ दिल्ली हाई कोर्ट में जो वकीलों की टीम केजरीवाल की तरफ से पहुंची थी, पहले तो वो इस बात की जिरह है कि ये अरेस्ट जो है वो इल्लीगल है, ये अरेस्ट गलत है। और अगर आप देखेंगे, जो राउज़ एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हो रही थी पिछली बार, तो ईडी ने सबसे पहले यही तर्क दिया। ईडी पे अक्सर ये आरोप लगते हैं कि आप आनन-फानन में आप जो है गिरफ्तार कर लेते हैं, और ये भी आरोप लगते हैं कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड कई बार गिरफ्तारियाँ होती हैं। ऐसे कार्रवाइयाँ ईडी भी इसी के आधार पर। ऐसा ईडी पे आरोप लगता है। तो ईडी ने पहले ही ये एस्टेब्लिश किया था कि हमने पीएमएलए के जो सेक्शन 50 है, उसके तहत गिरफ्तार किया है, हमने परिवार को और ये वो सारा कुछ ध्यान में रखा है, उनके उनको शुगर और कॉन्फिडेंस में लेकर। ये सारी बात। आज जब सुनवाई शुरू हुई, तो जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा जज जो दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस हैं, उनकी बेंच के सामने जब शुरुआत हुई, तो सबसे पहले जो असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू हैं, जो ईडी के मामले में आमतौर पे पैरवी करते हैं सरकार की तरफ से, वो पेश हुए। उन्होंने कहा कि भई हमें जो है, इन्होंने जो जवाब भेजा है, उसका जवाब जो ये लिख के इन्होंने किया, उसका जवाब देने के लिए हमें टाइम चाहिए। तो सिंघवी तुरंत उठ के, जो सिंघवी अरविंद केजरीवाल के वकील हैं, उनकी तरफ अभिषेक मनु सिंघवी जाने-माने वकील, कांग्रेस के नेता, अभी हाल में राज्यसभा का चुनाव भी लड़ा था हिमाचल में, हार गए। जो 6 विधायक बागी हो गए, तो इस वजह से वो चुनाव हार गए थे। तो उन्होंने जो है बहुत ही मजबूती से अपनी दलील रखना शुरू किया, और पॉइंट टू पॉइंट वो बात कहते हैं। वो पहले उनका जो पहला ये था कि भाई आपको टाइम क्यों चाहिए, आपके पास तो सब कुछ है, आपको क्यों क्यों किस बात का वक्त चाहिए। और इस बीच अपना हियरिंग चल रही है, और भी कई सारे इंसिडेंट हुए। वकील जो है वो कह रहे थे कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, ये वो, तो उस पे हाई कोर्ट ने कहा कि जितने भी वकील प्रोटेस्ट करेंगे वो अपनी जो है रिस्क पे करें ये प्रोटेस्ट। ये हाई कोर्ट के अंदर इस तरीके के प्रोटेस्ट नहीं होने चाहिए, नहीं तो आपका नुकसान है। प्रीमाइसेस के अंदर हाँ, उन्होंने कहा कि प्रीमाइसेस आप के यहाँ अंदर नहीं पर होना चाहिए। प्रोटेस्ट। फिर हियरिंग के बीच में क्या हुआ, बीच में कनेक्शन कट गया। सिंघवी जो है ऑनलाइन हियरिंग हो रही थी, तो लॉग आउट हो गए या जो भी हो गया। फिर वो वापस से आए, तब तक जो है 1-2 दलीलें हुई। फिर वो आते हैं, तो वो अपना सबमिशन देना शुरू करते हैं। जैसे भी होता है, कोई वकील होता है ना, तो अपने पॉइंट रखता है कि ये मेरे पॉइंट है, तो वो अपने सबमिशन देना शुरू करते हैं। तो उसमें उनका जो पहला तर्क है, जिसको वो सबसे ज़्यादा मजबूती से रखते हैं, कि ये डेमोक्रेसी का जो लेवल प्लेइंग फील्ड है, उसको जो है बिगाड़ा जा रहा है। अब वो इसकी तुलना इस बात से करते हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल एक राज्य के मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री को चुनाव से ऐन पहले गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी की क्या ज़रूरत थी? पूछताछ तो वैसे भी हो सकती थी। ये बड़ा ईडी हर बार ये कह देती कि हमें सहयोग नहीं कर रहे हैं, वो तो ऐसे भी कर सकते थे। ये सारी दलील, अच्छा, अभी सिंघवी ही पॉइंट अपना रख रहे हैं। और उधर से जो स्पेशल काउंसिल हैं, मिस्टर हुसैन, जो ईडी की ईडी तरफ के, से। हाँ, ईडी के स्पेशल काउंसिल, जो हम पिछले भी उसमें बताया था एक वीडियो में, स्पेशल काउंसिल हर डिपार्टमेंट को मिलता है। जैसे ईडी का भी एक स्पेशल काउंसिल होगा, सीबीआई का भी होगा, और लेकिन वो अकेले पैरवी नहीं करता, उसके साथ वकील और होते हैं। वकील होते हैं। तो जब तो वो ये बात। इसको लेकर के फिर वो सेक्शन 50 की बात की गई कि स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया गया। उन्होंने कहा द अरेस्ट हैपेंड विदाउट द स्टेटमेंट, योर लॉर्डशिप हैव सेड दैट द स्टेटमेंट इज इन द नेचर ऑफ इंक्वायरी। ये सारी बातें कहते रहे। फिर इन्होंने जब पूछा कि वो आपके वकील कहाँ हैं, बीच में एसजी राजू का कनेक्शन थोड़ा बहुत इधर उधर हिल गया था, या फिर जैसे भी लॉग आउट हो, इंटरनेट की संभावना हो।
तो उन्होंने फिर हुसैन जो ईडी वाले वकील उन्होंने कहा कि अभी वो आ रहे हैं जवाब देते हैं ये वो टाइम से। तो कोर्ट थोड़ा सा इस पे जस्टिस सख्त हुई हैं, बोली कि कोई टाइम फिक्स कर लें, हो सकता है कोई अच्छा टाइम हो सुनने का, आई कैन फिनिश माय एडवांस लिस्ट। इस तरीके से जस्टिस स्वर्णकांता ने कमेंट किया। फिर जो है उन्होंने कहा कि लॉर्डशिप जो है मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं 10 मिनट अपनी बात रखना चाहता हूँ। तो वो कोर्ट एग्री हो गई। फिर इसके बाद लगातार इन्हीं की दलील अभिषेक मनु अभिषेक मनु सिंघवी की दलील चलती है कि पीएमएलए में इस तरीके से गिरफ्तारी होती है, क्या ये तरीका है, ये हार्ट ऑफ डेमोक्रेसी को जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर को बिगाड़ रहे हैं, इस तरीके की दलीलें देते रहते हैं कि ये थर्ड वर्ड इज गिल्टी, इस टाइप से। लेकिन फिर जब वो आर्टिकल 19 पे आते हैं कि आर्टिकल 19 को जो है वॉयलेट किया जा रहा है और क्या नेसेसरी था, अरेस्ट की नेसेसिटी पे सवाल उठाते हैं और बोलते हैं नेसेसिटी टू अरेस्ट इज द मेन वाइटल क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट। हाँ, कि भाई आप लोग क्या ये ज़रूरी था, क्या बहुत महत्वपूर्ण था वो भाग जाते छोड़ करके, या जैसे देखिए। लेकिन सब कुछ हुआ। अब और भी जो दलीलें रखी इन्होंने, ये बार बार इसी बात को अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे थे कि आपको पूछताछ करनी थी, आप ऐसे पूछताछ कर लेते। और जो ईडी की तरफ से तर्क दिया जा रहा है कि हम तो पूछताछ करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो सहयोग नहीं कर रहे, ही इज नॉट इसीलिए वो लाइन बोल रहे थे ना कि एक लाइन उन्होंने बोला कि हाउ आर यू सेटिस्फाइज द थ्रेशोल्ड ऑफ सेक्शन 19 जो मूलभूत अधिकार देते हैं उसको जो है। नॉन नो कॉपरेशन तो बहुत मोस्ट अब्यूज फ्रेज हो गया है कि ईडी कह देती है कि सहयोग नहीं कॉपरेट कर नहीं रहे। कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे। इस तरीके की दलीलें वो देते रहे अपना। फिर उसके बाद जो है वो एक सेट पैटर्न है ना, उसको फिर समझाने की कोशिश सिंघवी दलील देते हैं कोर्ट में कि पहले स्टेप बाय स्टेप की पहले स्टेप में कुछ नहीं होता है, आप उसे गिरफ्तार कर लेते हो। फिर उसके बाद वो जो है 3-4 स्टेटमेंट देता है। फिर यू अरेस्ट दैट ABC, ही सफ़र इन जेल फॉर वाइल, ही पुट अंडर द डीप प्रेशर। फिर वो कोई जो है बयान देता है, फिर उसके बयान पे किसी और की गिरफ्तारी हो जाती है, फिर उसको बेल मिल जाती है। और इसमें वो 2-3 उदाहरण के तौर पे इसी केस में हुआ, जो कि ऐसा हुआ भी है। और अभिषेक मनु सिंघवी की बात को जिससे बल मिलता है, जो उदाहरण के सहित वो बता रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पर्सन है लिकर केस में, तो ये उसमें ये जो रिमेंबर माय 6 स्टेप्स, ये कहते हैं कि इन्हीं से 6 स्टेप पे पॉलिटिकल पर्सन्स को और ये सब गिरफ्तार। फैक्चुअल पार्ट था वो जो मतलब उदाहरण देखिए, दे एक रहे तो थे। दलील थी उनकी और जो उदाहरण दिया है वो इसमें फिट बैठता है एक फैक्ट की तरह से। जैसे वो इसमें नाम लेते हैं, एक नाम उन्होंने लिया जो यहाँ मुगंटा राजू जो हैं, जो इस केस में पहले मुगंटा श्री वासलू रेड्डी, उनके बेटे जो हैं, उनके बेटे भी इस मामले में गिरफ्तार हुए थे, लेकिन फिर वो अप्रूवर बन गए। और उसी उसी केस में जो है एक राघव मुगंटा, हाँ राघव मुगंटा नाम याद आ गया, और एक बिजनेसमैन जो थे इसमें दिनेश अरोरा और शरद रेड्डी, ये 3 नाम हैं जो बाद में अप्रूवर बनते गए। और जो पहले गिरफ्तार किए गए थे इस मामले में, आप कह रहे हैं इसी केस में, और बाद में वो अप्रूवर बन गए। इसी केस में वो गिरफ्तार हुए, आरोपी बने, फिर वो अप्रूवर बन जाते हैं, फिर वो गवाही देते हैं, फिर वो एक नाम लेते हैं और उस नाम की गिरफ्तारी होती है। मैंने संजय सिंह का नाम पहले नहीं था, तो किसी एक अप्रूवर ने संजय सिंह का नाम लिया और फिर उस अप्रूवर को आगे चल के ज़मानत मिल जाती। जैसे ये तीनों नाम हैं, ये इसके उदाहरण हैं। अब जैसे हाँ, इसमें जैसे देखिए पीएमएलए का जो कानून है और जो इसके जो 2 महत्वपूर्ण पॉइंट है कि किस वजह से लोगों को ज़मानत नहीं मिलती। इसमें जब पीएमएलए के कानून में संशोधन हुआ 2018 में, तो उसमें ये जोड़ा गया कि अगर बिना ईडी से सुने, ईडी का पक्ष जाने आप ज़मानत नहीं दे सकते। तो पहली चीज़ ये कि कोर्ट को ईडी का पक्ष सुनना ही सुनना है। दूसरा जो है फिर आपको ये साबित करना होता है कि आप गिल्टी नहीं हो। इसमें कई बार होता है ना कि जैसे एक फ्रेज़ इस्तेमाल किया जाता है आप ख़ास करके पॉलिटिकल गिरफ्तारियों और उन सब के मामलों में, कि प्रोसेस इज़ पनिशमेंट। पनिशमेंट क्या है वो बाद में तय होगा, लेकिन प्रोसेस जो है वही पनिशमेंट है।
तो इसमें ये भी बार-बार तर्क दिया जाता है आम आदमी पार्टी के और तमाम लोगों की तरफ से कि भाई जैसे मनीष सिसोदिया हैं, 1.5 साल के करीब 1 साल से ज़्यादा का वक़्त हो गया जेल में हैं। लेकिन अभी उनके ऊपर ट्रायल तक शुरू नहीं हुआ है। मतलब एक होता है कि आपके ऊपर ट्रायल चल रहा है और आप जेल में हैं और उस केस में आपको सज़ा हो सकती है या बरी हो सकते हैं, जो भी हो तो कोर्ट तय करेगा। लेकिन इस केस में जो लिकर स्कैम केस है, इसमें अभी तक सज़ा इसमें ट्रायल ही नहीं शुरू हुआ है आज तक। तो इसी को लेकर के बार-बार सवाल उठाया जा रहा है कि भई जैसे अब 20 मार्च को जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, तो एक दूसरा केस था प्रेम प्रकाश जो हेमंत सोरेन से जुड़ा हुआ मामला है। तो उसमें जस्टिस खन्ना जो सुप्रीम कोर्ट के हैं वो कहते हैं कि भई ये चार्जशीट पे चार्जशीट दाखिल करने का जो ईडी का तरीका है ये ठीक नहीं है, उस पे सवाल उठाते हैं वो। अब जैसे क्या होता है अमूमन किसी केस में 60 दिन में चार्जशीट दाखिल करनी होती है और कुछ अपवाद केसेस में 90 दिन में चार्जशीट दाखिल करनी होती है। लेकिन अगर जब ईडी की तरफ से सप्लीमेंट्री चार्जशीट लगा दी जाती है, जैसे आप इस केस को समझिए कि पहले विजय नायर को गिरफ्तार किया गया, फिर मुगंटा को गिरफ्तार किया गया ये राघव मुगंटा को, फिर दिनेश अरोड़ा को या फिर शरद रेड्डी को जो अरविंदो फार्मा जिसके ऊपर आरोप है कि बीजेपी को उसने गिरफ्तारी के 5 दिन बाद 5 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए दिए थे। तो सीबीआई जब चार्जशीट की डेट आती है उससे पहले माफ़ कीजिएगा ईडी जब चार्जशीट की डेट आती है तो उससे पहले ईडी एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट लगाती है कि हमें एक नया सबूत मिला है, हम नए सिरे से जांच शुरू कर रहे हैं। तो जो 90 दिन का पीरियड है ना, वो घूम कर के ज़ीरो हो जाता है। फिर वो 90 दिन फिर से शुरू होता है। तो जिस दिन अभी चार्जशीट लग जाती है। हाँ, तो ये इस पे जो है हाईकोर्ट ने बाकायदा सवाल उठाया कि भाई ये चार्जशीट पे चार्जशीट का तरीका गलत है और आप जो है अच्छा कोर्ट भी कह तो रहा है, लेकिन उसमें भी कोर्ट ने ज़मानत नहीं दी। जिस व्यक्ति प्रेम प्रकाश का मामला था सुप्रीम कोर्ट में गया, तो कोर्ट ने फटकारा ईडी को खूब, लेकिन ज़मानत नहीं दी। तो ज़मानत इन्हीं वजहों से जो है इसमें पीएमएलए के एक्ट में नहीं मिल रही लोगों को क्योंकि पीएमएलए का कानून इस तरीके से बना हुआ है। पहले ये था कि 3 साल की सज़ा जैसे, उसके बाद उसको संशोधित कर दिया गया और वो शब्द हटा कर के कि जो भी इसमें जुड़े पीएमएलए एक्ट में मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं। तो कई बार कोर्ट के भी कई सारे अपने टिप्पणियाँ हैं, कई बार कोर्ट ने कहा है कि भई हाँ, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में टाइम तो लगता है। लेकिन हाल-फिलहाल का जो उदाहरण था उसमें यही था कि ईडी ने ईडी के फंक्शनिंग को लेकर सवाल उठा था। तो जो अब उसमें ये देखिए उन्होंने ये कहा है कि ये ट्रिक जो है, ये ट्रिक इस्तेमाल करती है बीजेपी ईडी ईडी। माफ़ कीजिएगा कि इस ट्रिक के तहत जो है काम करती है कि जो लोग बयान देते नहीं तो उनको जो है अनरियलाइज्ड डॉक्यूमेंट कह कर के हटा देते हैं और जो इनके काम का होता है अगर वो किसी का नाम ले लेता है तो वो डॉक्यूमेंट इन्होंने रिलायबल बता देते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने 18 देखिए द मैन सिंह एंड आफ्टर 18 मंथ्स और उसके बाद जो है जब वो 9 दिन बाद स्टेटमेंट दे देता है, फिर वो जेल में अगर 18 महीने कोई जेल में है और वो तब तक जेल में है, लेकिन जैसे ही मैंने से बात यहाँ पे सिंघवी अरविंद केजरीवाल की कह रहे हैं। जैसे शरद रेड्डी का एग्जांपल दिया जो वो फार्मा है, अरबिंदो फार्मा माफ़ कीजिएगा। तो उसको जो है फिर जब वो जाते हैं बेल के लिए तो ईडी अगर ईडी अपोज़ नहीं करेगा, तब तो बेल मिल जाएगी। तो बोले कि उसका जो है बेल ईडी ने अपोज़ नहीं किया, उसको बेल मिल गई और ये भी बोला कि पीठ दर्द जो है बैक पेन में जो है बेल मिलना अपने आप में बड़ी बात है। बोले कि कितनों को तो उस पे इंजरी स्पाइनल इंजरी है लेकिन उनको नहीं मिलता है। देयर आर एन नंबर ऑफ हाँ। सच केसेस, ऐसा अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा। और फिर जो है एक दो फ्रेज़ इस्तेमाल किए कि ये जो है एक अलग तरीके से काम किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा ट्रोजन हॉर्सेस जो कि एक छद्म तरीके से लड़ने का एक तरीका युद्ध नीति में जो एक छद्म तरीका बताया गया लड़ने का या फिर उसमें जैसे जयचंद का नाम लिया जाता है। खैर जयचंद के जो जानने वाले वो कहते हैं या उन पे जो पढ़ाई करने रिसर्च करने वाले कि ये गलत उदाहरण दिया था, जयचंद ने इस तरीके का विश्वासघात नहीं किया, लेकिन जयचंद एक फ्रेज बन गया काफी दिनों से। मतलब ये विश्वासघात के लिए दोनों फ्रेजेस हाँ, तो ट्रोजन हॉर्सेस मतलब जैसे आप समझिए कि एक बड़ा सा घोड़ा है और दूर से दिखने में वो घोड़ा लग रहा है लेकिन उसके अंदर सिपाही हैं और वो आकर के युद्ध लड़ते हैं। पुराने युद्ध शैलियों में इसका जिक्र है। तो ये सारे फेजेस इस्तेमाल करते रहते हैं और काफ़ी गुस्से और काफ़ी एक तरीके से खीज उनकी नज़र आती है उनके सिंघवी के बयानों से। तो फिर उसके बाद सिंघवी के बाद जो है एक और वकील हैं अमित देसाई जो केजरीवाल के साथ के लिए खड़े होते हैं। उन्होंने कुछ बोलना शुरू किया तो एसजी राजू जो है वो उठते हैं बोलते हैं कि आप जो है अभी इतने देर से लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे थे, तो
तो आपकी तरफ से जो है कई सारे वकील पेश हो जाएंगे, हमारी तरफ से भी इतने सारे वकील, तो आप उनको मौका नहीं देंगे। लेट्स इट बी अ लेवल प्लेइंग फील्ड। यहाँ ईडी जो है अब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करने लग जाता है, ईडी के वकील, कि भाई हमको जो है हमसे हमारा भी तो सुनो, इन्हीं की सुने जा रहे हो। फिर कोर्ट जो है उनसे पूछता है कि भाई जो इंटरिम रिलीफ है उनको क्यों ना दिया जाए और क्या क्या वजह है। तो वो बार बार एस जी राजू ये कहते हैं हमें टाइम दीजिए रिप्लाई रिप्लाई फाइल करने, करने हाँ के। रिप्लाई फाइल करने का टाइम दीजिए, क्योंकि हमें जो पिटीशन मिली है वो कल ही मिली है। तो तो फिर उन्होंने पूछा कि आपसे कब मिली है, तो फिर जोहेब हुसैन जो बताया कि ईडी के काउंसिल, उन्होंने कहा कि यस्टरडे आफ्टरनून मिली है। तो अब कोर्ट ने फिर पूरा दलील सुन ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन बात वही है कि ये पीएमएलए एक्ट में केस है, तो भाई कोर्ट भी जो नियमतः है बिना ईडी का पक्ष सुने जमानत नहीं दे सकता, ये कानून कहता है। तो जब ईडी ने समय मांगा कि हमें समय दीजिए रिप्लाई फाइल करने का, तो फिर जस्टिस स्वर्णकांता ने कहा कि ठीक है, मैं अपना जजमेंट 4 बजे सुनाऊंगी, 4 बजे अपलोड हो जाएगा। फिर थोड़ा 4 बजे तो नहीं हुआ, थोड़ी देर से अपलोड हुआ, जिसमें फाइनली इतनी जीरा बहस और अभिषेक मनु सिंघवी के तमाम तर्क जो हैं वो धरे के धरे रह गए। उनको वहाँ से जमानत नहीं मिली, उनको कोई राहत नहीं मिली। राहत की वजह वही है कि जब तक ईडी का पक्ष नहीं सुना जाएगा तब तक किसी को राहत दी नहीं जा सकती है। तो अब जो है 2 तारीख तक का समय दिया है, 2 अप्रैल तक का समय दिया है कोर्ट ने ईडी को कि आप 2 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल कीजिए। 3 अप्रैल को जो है इस पे हम सुनवाई करेंगे। तो तो सुनवाई अब आगे होने वाली है। अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट इलीगल था इस मैटर पर ही। जी, इसी मैटर पे 3 अप्रैल को हाई कोर्ट में, लेकिन कल यानी 28 मार्च 28 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की कस्टडी पूरी हो रही है। तो जब कस्टडी पूरी होगी तो अब ये देखना है कि राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी केजरीवाल की कस्टडी, सीएम केजरीवाल की कस्टडी और मांगती है या फिर वो उन्हें जेल भेजती है। ये भी देखने वाली बात होगी। भाई जैसे मनीष सिसोदिया जेल में है और भी सत्येंद्र जैन तो खैर दूसरा मामला है, संजय सिंह जेल में है, तो जो भी के कविता भी जेल में है वाईएसआर की। और ये जो एक जो नाम मैंने शुरू में जो लिया था वो मुगंटा जो श्रीनिवासुलू हाँ के जो बेटे थे। हाँ राघव मुगंटा के पिताजी जो हैं हाँ। वो मुगंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी, वो वाईएसआर के सांसद, वाईएसआर पार्टी से सांसद थे। अब ऐसी खबर है कि वो उन्होंने टीडीपी ज्वाइन कर ली है और टीडीपी से बीजेपी का गठबंधन है और बीजेपी के साथ मिलकर वो चुनाव लड़ेंगे। खैर इन सब तमाम अपडेटों के अलावा जो एक और अपडेट ये है कि कल दिल्ली हाईकोर्ट में एक और पिटीशन दाखिल की गई है कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के पद से कोर्ट हटाने का आदेश दे, क्योंकि इनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। अब इस पे कोर्ट क्या कहता है ये भी कल देखने सुनने वाली बात होगी, क्योंकि अब तक तो ये नियम है कि दोषी पे अगर कोई दोषी साबित हो गया तब वो फिर निर्णायक पदों पे नहीं रह सकता, लेकिन क्या आरोप लगने पर भी नहीं हो सकता, ये कल कोर्ट पर इसका पता करे, इसका लीगलिटी चेक करेगी। और राउज एवेन्यू कोर्ट में भी कल सबकी नज़र रहेगी कि वहाँ से कोर्ट क्या कहता है, उन्हें वापस जेल भेजता है, कस्टडी देता है या फिर वहाँ ज़मानत के लिए लड़ाई लड़ी जाती है। इस पर भी सबकी नज़र रहेगी। इंटरेस्टिंग है कोर्ट की ये सारी कार्रवाइयाँ देखना, समझना और इस तरीके के केसेस को फॉलो करना। अब कल हम आपके पास सारे अपडेट लेकर आएंगे जो भी राउज एवेन्यू कोर्ट से और दिल्ली हाई कोर्ट से आता है। और मैंने आपको जैसे शुरुआत में बताया था कि अभिनव इस केस की हेयरिंग देख रहे थे, क्योंकि हम सब जब न्यूज़ रूम में होते हैं हम कई खबरों पर काम करते हैं, लेकिन जब कोर्ट के ऐसे केसेस आते हैं तो आपको मिनट टू मिनट फॉलो करना पड़ता है कि किस वकील ने क्या तर्क दिया, कोर्ट ने क्या कहा, उसके बाद जो दूसरा पक्ष है वो क्या कह रहा है। और सुबह 10 साढ़े 10 बजे से सुनवाई शुरू हुई थी और शाम के 4 बजे तक तो ऑर्डर को रिजर्व कर लिया गया। उसके बाद 4 बजे के बाद भी कुछ देर बाद 5 साढ़े 5 बजे तक ऑर्डर आया। तो इतने जो दलीलें ली गई, इतने जो तर्क दिए गए उन सबको देखना, समझना, कंपाइल करना और उसको आसान भाषा में इस तरह से आप तक लेकर आना, ये हमारा काम भी है, जिम्मेदारी भी है। शुक्रिया अभिनव इसमें साथ देने के लिए। मेरा नाम सोनल है। कल जो भी अपडेट आएगा वो हम इसी तरह से आप तक पहुंचाएंगे। बाकी आप क्या राय रखते हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी अमित थे। शुक्रिया।